यूपीएससी प्रीलिम्स में 278 डेज का टाइम बचा हुआ है और पॉलिटी एंड गवर्नेंस के 5 क्वेश्चन से हम रिवीजन करते हैं शुरू। आपने क्या करना है, आपने देखना है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पॉज करना है, जब स्क्रीन आएगी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा उसके बाद उसका आंसर करना है, फिर उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन सुननी है। ये करते रहना है 5 क्वेश्चन के लिए और फिर अपना स्कोर कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। पहला सवाल, ए इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट। She argues that the president of India used a pocket veto। अब मेरे को बीच में मत टोकना, आप कहोगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो मास्टर जी, वाई दिस लेंदी क्वेश्चन। अरे 2026 का प्री देखो, ऐसे ही सवाल आए। A is a constitutional law expert. She argues that the president used a pocket veto on the Indian Post Office Amendment Bill 1986 because the constitution mentions in Article 111. B disagrees, saying the pocket veto is not deliberate but simply a constitutional gap. Since no time limit is set for the president to act on an ordinary bill, the bill remains pending indefinitely. तो इनमें से करेक्ट क्या है? करेक्ट कौन बोल रहा है? क्या ए करेक्ट बोल रही है, क्या बी करेक्ट बोल रहा है, क्या दोनों करेक्ट बोल रहे हैं या दोनों गलत बोल रहे हैं? आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। यस, ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट होने के बावजूद गलत बोल रही है। वो इसलिए क्योंकि आर्टिकल 111 के अंदर कोई वीटो जो मेंशन्ड है वो प्रेसिडेंट को पॉकेट वीटो की पावर नहीं देता। पॉकेट वीटो एग्जिस्ट बिकॉज देयर इज नो टाइम लिमिट विद इन विच द प्रेसिडेंट हैज टू रिटर्न द बिल। एक बार बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाता है उसके बाद उनके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। इस वजह से ये पॉकेट वीटो बन जाता है, पर ये अपने आप बनता है। प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 111 में लिखित रूप में रिटन फॉर्म में ऐसी कोई पावर नहीं है, इसलिए ए इनकरेक्ट है और बी करेक्ट है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में ये 4 पेयर दिए गए हैं, आपने बताने हैं कि कौन से रोज करेक्टली मैच्ड हैं, कौन से रोज कितने रोज करेक्टली मैच्ड हैं, 1 2 3 4 में से कितने रोज करेक्टली मैच्ड है। पॉज करो, आंसर करो। आंसर से पहले हमारा आखिरी फाउंडेशन बैच, जीएस का आखिरी फाउंडेशन बैच यूपीएससी 2027 के लिए आप इस पर्टिकुलर फाउंडेशन बैच के जरिए पढ़ सकते हैं जीएस के सभी सब्जेक्ट्स एंड साथ ही साथ क्वालिटी जीएस कंटेंट के साथ साथ आपको मेंटरशिप सपोर्ट भी मिलेगा। मेंटरशिप बैच में भी आप आ सकते हैं। नेक्स्ट, आपने बताना है कि कौन से जो रोज हैं वो करेक्टली पेयर्ड है। कितने करेक्टली पेयर्ड है? एक ही करेक्टली पेयर्ड है, ओनली वन इज करेक्टली पेयर्ड। देखो पहला, क्या करेक्टली पेयर्ड है? क्या साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा की स्ट्रेंथ का 10% लिमिट लगा हुआ है? नहीं। इनफैक्ट 75 नंबर आर्टिकल में ये जो लिमिट लगी है वो कितनी है? 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ पे एग्जिस्ट करती है। नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं? लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का 15%। पहली स्टेटमेंट गलत। दूसरा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द राज्यसभा। बिल्कुल गलत। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, इसलिए दूसरी भी इनकरेक्ट है। कैबिनेट के बारे में बताया गया है दैट द वर्ड कैबिनेट appears only once in article 352 under the constitution। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि 44th अमेंडमेंट से इसे संविधान के आर्टिकल 352 में ऐड किया गया था, वो भी इसलिए ताकि ये लिखा जा सके कि आर्टिकल 352 के अंदर जो इमरजेंसी लगती है उस इमरजेंसी को अप्लाई करने के लिए कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन जरूरी होती है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इज अ कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अंडर आर्टिकल 74A। एब्सोल्युटली नो। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एक कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं बल्कि एक कन्वेंशन के द्वारा बनाई गई पोस्ट है, ना तो स्टैट्यूटरी यानी कानून के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है और ना ही संविधान के अंदर और ना ही ऐसा कोई आर्टिकल है। इसका मतलब सिर्फ एक सही मैच्ड है, दैट इज द थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्टिकल 213 के बारे में बताया गया है, गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट दी गई है, आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी। पहली स्टेटमेंट, गवर्नर कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस व्हेन बोथ हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर आर इन सेशन प्रोवाइडेड द मैटर इज अर्जेंट। नहीं सर, जब भी
हाउस का सेशन चल रहा हो, तब गवर्नर ऑर्डिनेंस नहीं इशू कर सकते। ऑर्डिनेंस एक पैरेलल लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब ए और बी आंसर हो ही नहीं सकते। दूसरा स्टेटमेंट, एन ऑर्डिनेंस promulgated under Article 213 ceases to operate at the expiration of 6 weeks from the reassembly of the state legislature. Yes, अभी रिसेंटली देखा गया कि ऑर्डिनेंस के जरिए, सेंटर की बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया और उसके 6 महीने के अंदर अंदर उस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस को कानून के तौर पे पास करवाया गया बाय द पार्लियामेंट। इन सर्टेन केसेस स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर कैनॉट प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस विदाउट प्रायर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। हम जब लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करते हैं, वहां पे हम ये देखते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जो वो तभी इस्तेमाल कर सकता है, या कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो वो तभी पास कर सकता है जब प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स को लेकर अगर कोई कानून बनाना है किसी स्टेट की विधानसभा के अंदर, तो वो प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन से ही आता है। वैसे ही जब गवर्नर को ऑर्डिनेंस पास करना हो तो वो भी प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन से ही आता है। तो इन द सेम मैनर जैसे कानून वाली पावर है, वही सेम तरीके से गवर्नर ऑर्डिनेंस वाली पावर भी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। इसका मतलब गवर्नर जब ऐसे मामले पे ऑर्डिनेंस इशू करेगा तो पहले प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल या इंस्ट्रक्शन चाहिए। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर इज अंडर कंसिडरेशन इन लोकसभा, स्पीकर कैनॉट प्रिसाइड ओवर द हाउस but retains the right to speak and vote in the first instance। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब स्पीकर को रिमूव किया जाना होता है तो संविधान के अंदर जो आर्टिकल 94 है, वो ये कहता है कि स्पीकर को रिमूव करने के लिए लोकसभा के अंदर जो रिमूवल मोशन होना चाहिए, दैट मस्ट पास्ड बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं लोकसभा की, उसमें से वेकेंट सीट्स माइनस कर दो और उसका 50% निकालो। अब इस पर्टिकुलर वोटिंग में स्पीकर टाई ब्रेकिंग के लिए या कास्टिंग वोट नहीं दे सकते, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने आप को बचा लेंगे, इसलिए वो फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट देते हैं। इन प्रोसीडिंग्स के दौरान स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह नहीं बैठते, बल्कि किसी असाधारण, किसी रेगुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह बैठते हैं और वोट देते हैं। तो पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट, दिस इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 100 which otherwise prohibits the speaker from voting in the first instance and allows only a casting vote in case of equality। allows only a casting vote in case of equality। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 भी सही है, लेकिन क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करता है, या स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर स्टेटमेंट 1? नो, ऐसा नहीं है। ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन ये दूसरी स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम ये बताना नहीं चाहते हैं यहां पे, वी डोंट वांट टू से दैट, वी आर नॉट सेइंग कि व्हाई द लोकसभा स्पीकर इज गिवन दिस पावर, व्हाई द लोकसभा स्पीकर इज टू सिट इन द हाउस व्हाइल हिज रिमूवल इज टू बी डन। उसका अगर रीजन यहां दिया होता, उसका अगर रीजनिंग यहां दी होती, तो हम इसको करेक्ट मानते, बट अभी हम इसका आंसर मानेंगे बी। क्या मानेंगे? बी। दैट मींस दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट टू द ओरिजिनल लिस्ट? इनमें से कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओरिजिनल लिस्ट में ऐड किए गए थे, ओरिजिनल डीपीएसपी में ऐड किए गए थे बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976? तो आप पॉज करो स्क्रीन को और इसको आंसर करो। देखो यहां पे हिंट भी है, वैसे अदरवाइज आर्टिकल लिखे नहीं होंगे वहां पे पेपर में, पर हां इसका सही जवाब है कि ये सभी डीपीएसपी, ऑल दीज 4 डीपीएसपी वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट। तो हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए 39 क्लॉज नंबर F
प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर के लिए 39 कैपिटल ए, स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स के लिए 43 ए, और प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट टू सेफगार्ड फॉरेस्ट के लिए 48 ए। ठीक है, तो ये चारों के चारों सही है। आई होप आपके आंसर सही आए होंगे। अपना स्कोर मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।